So good morning students of class 7th. Today we are going to start the new chapter that is democracy. डेमोक्रेसी आपका सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है, तो आपको अपनी बुक्स ओपन करनी है। बुक से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं, आपका डेमोक्रेसी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, देन की फीचर्स पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के, देन हम पढ़ेंगे सोशल डेमोक्रेसी क्या होती है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होती क्या है। लास्ट टॉपिक आएगा हमारा कि डेमोक्रेसी को हम सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। जो हमारी कंट्री है जो इंडिया, ये 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम इसने गेन कर ली थी। द डे मार्क अ ग्लोरियस चैप्टर इन आवर लाइफ। और ये उस जो दिन था 15 अगस्त का, वो हमारे जीवन का सबसे अच्छा दिन माना जाता है, क्योंकि हम उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ्री हो गए थे। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, हम उससे फ्री हो गए थे। The leaders of freedom movement envisaged an India in which every Indian citizen would get political, social and economic equality। और जो हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने उनकी जो थिंकिंग थी इस तरह से थी कि हमें हर एक इंडियंस को तीन तरह से इक्वलिटी देनी है, या तीनों इक्वलिटी देनी है। कैसी, कौन सी इक्वलिटी? पॉलिटिकल इक्वलिटी देनी है, उसको सोशल इक्वलिटी देनी है, एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी भी देनी है। यानी हमारे लीडर की थिंकिंग ये थी कि हमें हर एक सिटीजन्स को 3 काइंड्स ऑफ इक्वलिटी प्रोवाइड करनी है, पॉलिटिकल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। देन आता है उसके बाद, इट वॉज इन द माइंड ऑफ द फॉर्मर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमर है, उनके माइंड में ये बात है कि हमें अपनी कंट्री के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जिसमें हम सभी लोगों को इक्वल कर सके, सभी लोगों को इक्वली आगे लेकर जा सके। देन आता है उसके बाद, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया, उसके अंदर जो प्रीमेबल होता है, प्रीमेबल क्या होता है? किसी भी जो डॉक्यूमेंट है आपका, उसकी जो स्टार्टिंग होता है, इंडेक्स बोल सकते हो आप, या फिर प्रीमेबल का मतलब यहाँ पर हुआ प्रस्तावना। तो उस जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, उसकी जो मेन पॉइंट्स वो क्या क्या थे, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आया था इसमें आपका, दिस विजन इज टू एम्बॉडीड इन द प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच इंडिया इज टू बी सॉवरेन। इंडिया को सॉवरेन बोला गया, सोशलिस्ट बोला गया, सेकुलर बोला गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोला गया, और वहाँ के लोगों को 3 टाइप्स की इक्वलिटी वो प्रोवाइड करनी है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। देन उसके अंदर भी एक बात बोली गई कि हर एक पीपल को, हर एक नागरिक को फ्रीडम ऑफ थॉट दिया जाएगा, है ना, और फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ फेथ। ये यहाँ पर हम मेन ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हम हर एक सिटीजन को प्रोवाइड करेंगे। देन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी होती क्या है? तो डेमोक्रेसी इज द वर्ड विच हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स। डेमोक्रेसी आपका वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है डेमो, दूसरा है क्रेट। डेमो का मतलब होता है पीपल, डेमो का मतलब होता है पीपल, और क्रेट का मतलब होता है रूल ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि लोगों के लिए गवर्नमेंट जो बनाई जाएगी उसे बोलेंगे डेमोक्रेटिक। यानी कुल मिला के आप बात बोल सकते हो, डेमोक्रेसी क्या होती है? रूल ऑफ द पीपल, लोगों का शासन बोल सकते हो आप, या फिर ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के लिए काम करेगी। अब ये तो थी जो बेसिक डेफिनेशन थी, लेकिन सबसे पहले जो डेमोक्रेसी के बारे में अब्राहम लिंकन ने बताया है कि डेमोक्रेसी होती क्या है। तो पढ़ते, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो डेमोक्रेसी होती क्या है? लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। देन हम पढ़ते हैं जो डेमोक्रेसी वर्ड ये आया कहाँ से। तो डेमोक्रेसी वर्ड आपका जो है ये 2 वर्ड से मिलके, मतलब 2 टाइप हम देखेंगे यहाँ पर, कि एक तो एंशिएंट ग्रीस से निकल के आया था वर्ड, दूसरा ये डेमोक्रेसी वर्ड है आपका मिडाइवल पीरियड में देखने को मिला। अब एंशिएंट ग्रीस में ये वर्ड के बारे में हम स्टडी एक बार कर लेते हैं। द स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी इज एज ओल्ड एज द एंशिएंट ग्रीक। जो डेमोक्रेसी वर्ड की जो स्टोरी है वो ग्रीक जो कंट्री है उसके जितनी ही पुरानी है, ठीक है। द अर्लीस्ट डेमोक्रेसी बिगेन इन एथन। और सबसे पहले जो डेमोक्रेसी वो आपकी एथन में स्टार्ट हुई थी। एथन क्या है? एथन आपकी जो ग्रीस है उसकी कैपिटल है। कब हुई थी? 510 BC में स्टार्ट आपकी हुई थी, ठीक है। और उस समय डेमोक्रेसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता था,
ठीक है, अब इसमें होता क्या था, इट वॉज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी व्हेन ऑल द सिटीजन्स गैदर इन अ प्लेस, यानी जितने भी लोग हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और मिलजुल कर अपने डिसीजन लेते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। देन आता है इन मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड में डेमोक्रेसी डेफिनेशन हमें कैसे मिली या डेमोक्रेसी को किस तरह से यूज किया जाता है वो हम देखते हैं। तो इन द मिडाइवल पीरियड सेवरल यूरोपियन रूलर्स वाइल मेकिंग पॉलिटिकल चेंजेस या वाइल मेकिंग पॉलिसीज कंसल्टेड चर्च ऑफिसर्स। जो यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वहाँ पर जो वहाँ के रूलर्स हैं कुछ भी चेंज करने से पहले, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले जो वहाँ के चर्च के ऑफिशियल्स हैं उनसे एक बार सलाह मशवरा करते थे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ग्रुप में गैदर होते हैं और आपस में मिलकर बातचीत करने के बाद कोई डिसीजन लेते हैं। तो इस टाइप की गवर्नमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल सकते हो। देन उसके बाद क्या हुआ, देन उसके बाद आता है आपका जो अगला टॉपिक, इसमें जो अगला पॉइंट है कि अब यहाँ पर कुछ हमने रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज ले ली, यानी कुछ ऐसे लोगों को चुन लिया जो मिलजुल कर डिसीजन हमारे लेंगे। देन आगे आता है आपका, इससे पहले हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होती क्या है, अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी। देन हम पढ़ने वाले एंशिएंट ग्रीस के बारे में पढ़ चुके हैं। एंशिएंट ग्रीस ने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या बताई थी या उसमें उस समय डेमोक्रेसी को क्या बोला जाता है। देन हम पढ़ने वाले मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड के अंदर क्या हुआ था आपका, जो यूरोपियन रूलर्स थे वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो चर्च के ऑफिशियल्स हैं उनसे पूछते हैं, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे वो डिसीजन लेते हैं, जिनसे वो पूछते हैं कि ये काम हमें कैसे करना चाहिए, डिसीजन वहाँ से फिर उसके मिलजुल कर वो डिसीजन वहाँ पर आपका लेंगे। देन आता है आपके उसके बाद कि अब यहाँ पर यूरोपियन जो रूलर्स हैं उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाई जिसके अंदर हर एक तरह के लोगों को उसमें शामिल किया गया और वो सब मिलकर क्या करते हैं, अपनी कंट्री के लिए रूल्स बनाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर पॉइंट आता है विद द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर जो फ्यूडल सिस्टम है वो 4th सेंचुरी में आपका खत्म हो गया था। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, जो रॉयल फैमिली के लोग होते हैं वही ज़्यादातर रूलर्स बन जाते हैं। तो ये फ्यूडल सिस्टम यहाँ पर यूरोप में 4th सेंचुरी में आपका खत्म हो गया और उसके बाद एक नया लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया जिसके अंदर हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि यूरोपियन जो रूलर्स ने उसके बाद जब ये आपका फ्यूडलिज्म खत्म हो गया था तो उसके बाद एक पॉइंट बोला गया कि हमें कंट्री के लोगों के लिए, कंट्री के लोगों में एक नेशनलिज्म होना जरूरी है, राष्ट्रवाद की भावना होना जरूरी है। देन उसके बाद जो टॉपिक आता है रेनेसांस ऑफ यूरोप। रेनेसांस ऑफ यूरोप होता क्या है, यानी कि रीबर्थ ऑफ यूरोप। यूरोप में पहले क्या था, फ्यूडल सिस्टम था यहाँ पर कि जो किंग है वही वहाँ का रूलर होता है, तो वो सिस्टम खत्म हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूरोप के अंदर हर एक चीज़ का रीबर्थ देखने को मिल रहा है। आर्ट का रीबर्थ देखने को मिल रहा है आपको, लिटरेचर का, फिलोसफी का, ठीक है, साइंस का, है ना। उसके बाद जो ये मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट में जो लीडर्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि साथ में हम ग्रीक लिटरेचर और ग्रीक कल्चर को भी, उसका भी रीबर्थ हम कर दें। यानी कि जो बाद में हमें जो सिस्टम मिलेगा वो क्या मिलेगा, डेमोक्रेसी की फॉर्म में मिल जाएगा और इसके अंदर हर एक जो पीपल्स हैं आपके वो उनको इक्वल राइट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, उन सबको इक्वलिटी आपकी मिल जाएगी। देन यहाँ पर अब क्या किया गया कि यूरोप के जो गवर्नमेंट बनने वाली है उसमें एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई गई जिसके अंदर आपके नोबल फैमिली के लोग भी हैं और जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे जो नोबल फैमिली को बिलोंग नहीं करते हैं, यानी राजघराने से बिलोंग नहीं करते, उनको भी रखा गया। यानी दोनों को मिला जुला कर एक आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई गई जिसमें वो लॉज आपकी कंट्री के लिए बनाते हैं। देन उसके बाद अगला आता है टॉपिक हमारा इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्या हुआ, द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 फर्दर स्ट्रेंथन द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब इंग्लैंड के अंदर 1688 में एक आपका रिवॉल्यूशन हुआ जिसने डेमोक्रेसी की जो जड़ें हैं उसको और भी मजबूत कर दिया था। ठीक है, द रिवॉल्यूशन गिव अ ब्लो टू द एब्सोल्यूट रूल ऑफ ब्रिटिश किंग। अब यहाँ पर रिवॉल्यूशन जो हुआ उसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश के अंदर क्या हो रहा था, जो किंग है उसका शासन चल रहा था, तो उस शासन को खत्म करने में ये रिवॉल्यूशन ने बहुत बड़ा योगदान किया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो रूलर आपका बनेगा वो आंसरेबल होगा अपने जो किंगडम के लिए, अपने जो उसके जो किंगडम्स के जो लोग हैं उनके लिए वो आंसरेबल होगा, उसको आंसर देना पड़ेगा। देन उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में।